जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 94। और आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ केस स्टडीज़ वॉल्यूम 2 की चैप्टर 11 में से। और इन केस स्टडीज़ में से क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं। सर 1 2 3 4 6 16 14 8। चलें जो भी क्वेश्चन आ गया, मेरा ख्याल है क्वेश्चन 4 भी था। क्वेश्चन 4 प्लान किया था आज। चलें बहरहाल जो क्वेश्चन भी हैं जी स्टार्ट करें डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन 6 रिक्वायरमेंट कह रहा है रिक्वायर्ड आउटलाइन द बिजनेस रिस्क दैट एग्जिस्ट इन डीपीएल। डीपीएल में जो बिजनेस रिस्क एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको बताइए, आउटलाइन कीजिए। कौन कौन बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन हमें पता है ना। बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन वाइडर है या ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन? बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन। फिर बी में कह रहा है आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्कस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइन आइटम्स दैट कुड बी मिसस्टेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ द बिजनेस रिस्क आउटलाइंड इन ए अबव। और वो कह रहा है मुझे ये भी बताइए कि जो ऊपर आपने बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं इनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कौन सी लाइन आइटम इफेक्ट हो सकती है। क्या बिजनेस रिस्क से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफेक्ट होती हैं? हमेशा लाजमी नहीं है, लेकिन बहुत से बिजनेस रिस्क से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इफेक्ट होती हैं। और ऐसे बिजनेस रिस्क जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफेक्ट हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑडिट रिस्क में। तो कह रहा है बिजनेस रिस्क बताओ, इसका मतलब है ये सारे बिजनेस रिस्क असल में ऑडिट रिस्क भी है, क्योंकि आगे कह रहे हैं इनसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लाइन आइटम इफेक्ट हो रही है वो बताओ। तो ये सारे बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ऑडिट रिस्क भी हैं। यू आर द ऑडिट सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ ड्रैगन। अच्छा बिजनेस रिस्क एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए आपने ऑडिटर बन के सोचना है। बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए आपने बिजनेसमैन बन के सोचना है, ओनर बन के सोचना है आपने कि अगर ये कंपनी मेरी हो तो क्या मुझे इस इंफॉर्मेशन से गुड फीलिंग आएगी कि बैड फीलिंग आएगी। अगर बैड फीलिंग आएगी तो फिर वो बिजनेस रिस्क है, ठीक है। और अगर ऑडिटर बन के सोचें तो फिर ये सोचना है इस इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरिया गलत होने का चांस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर कोई एरिया गलत होने का चांस बढ़ रहा है तो वो ऑडिट रिस्क है, वरना नहीं। तो अभी हमने बिजनेसमैन बन के सोचना है, बन जाए बिजनेसमैन, जहन में सोचे कि ये कंपनी आपकी है जिसकी बात कर रहा है। कह रहा है यू आर द ऑडिट सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ ड्रैगन पाकिस्तान लिमिटेड डीपीएल ए लिस्टेड कंपनी। DPL operates in the pharmaceutical industry which is highly regulated by the government and heavy fines are placed on any non-compliance of the regulation। बताइए नॉन का बिजनेस रिस्क है कि नहीं कि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हो सकती है और उसकी वजह से पेनल्टीज पे। चले कम से कम इतना तो शुक्र है, इतना तो शुक्र कि लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, पेनल्टीज ही पड़ेंगी, लाइसेंस कैंसिल नहीं हो। अगर कहीं वो कहता कि एक्सट्रीम केस में लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, तो ऑडिट रिस्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इफेक्ट डिस्कस करते हुए हम गोइंग कंसर्न को भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला बिजनेस रिस्क हमें नजर आ गया। एज बिजनेसमैन आपके लिए गुड इंफॉर्मेशन है कि बैड? बैड। तो ये बिजनेस रिस्क है, हाईली रेगुलेटेड एनवायरमेंट बाय गवर्नमेंट एंड हैवी फाइन्स ऑन नॉन कंप्लायंस। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट द मेन प्रोडक्ट ऑफ डीपीएल इज ड्रग ए। द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग ए इज इंपोर्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड। Drug A has been underperforming for a number of years and is currently sold at low margin. Last year, a competitor introduced a much improved version of Drug A. मुझे तो इसमें तीन मसले नजर आए, तीन बिजनेस। एक इंपोर्ट किस लिए बिजनेस रिस्क है? एक्सचेंज रेट एडवर्सली चेंज हो सकता है, जैसे आजकल हो रहा है। जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट की कॉस्ट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। तो एक बिजनेस रिस्क ये क्या? इंपोर्ट की कॉस्ट, एक्सचेंज रेट एडवर्सली मूव हो रहा है। दूसरी नेगेटिव चीज एज बिजनेसमैन, एज ये एग्जाम में ध्यान में रखिएगा, बिजनेस रिस्क को डिस्कस करते हुए आपने
बिजनेसमैन बनना है। तो दूसरी चीज एज बिजनेसमैन जो हमें प्रॉब्लमेटिक लगी वो ये कि ड्रग है अंडर परफॉर्मिंग, लो मार्जिन पे। परेशानी हो गया ज्यादा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का इनको क्यों लगी? इनको 2 लगाई मैंने, क्यों लगाई? ऑडिटर बन के सोच रहा था, ऑडिटर बन के सोच रहा था। बिजनेस मैं बिजनेस रिस्क है ना, इतना इसके डरने से मैं डर गया। मैं बाहर जाके बतलाई ना ले ले। ऐसा बंदा नहीं है। तो बिजनेसमैन बन के, तो इसमें रिस्क क्या है? लो मार्जिन का। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं जाना, अभी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे नहीं जा। क्यों नहीं जाना? वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब इम्पैक्ट डिस्कस हो रहा होगा, वो तो जब हम एज ऑडिटर सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़, तो फिर होगा ना। अभी तो एज बिजनेसमैन सोच रहे हैं। तो एज बिजनेसमैन हमारी प्रोडक्ट फ्लॉप हो रही है, हमने सिर्फ इस तक सोचना है। बिजनेसमैन तो प्रॉफिट के बारे में सोचता है ना। उसका हमारी प्रोडक्ट फ्लॉप हो रही है, इसका मतलब है हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा होगा। फिर कह रहा है लास्ट ईयर ए कंपेटिटर इंट्रोड्यूस ए मच इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ड्रग ए। लास्ट ईयर कंपेटिटर ने हमारी प्रोडक्ट का अल्टरनेट इजाद कर लिया। ये एक्सट्रीम केस में गोइंग कंसर्न हो सकता है। ये एक्सट्रीम केस है कि नहीं? तो फिर एक्सट्रीम का लफ्ज लगा के तो आप हर रिस्क के साथ कह देंगे गोइंग कंसर्न हो सकता है। ये तो हर एक के साथ का ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, हाँ, अगर वो कहता है एक ही ड्रग एक ही प्रोडक्ट है तो फिर हम कहते हैं कि एक ही प्रोडक्ट है, तो फिर भी नहीं कहते सर, फिर भी फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। हाँ जी, शाबाश। तो लेकिन उस सूरत में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी तो हो सकती थी। इवेंट्स एंड कंडीशन कास्टिंग डाउट तो क्रिएट हो गया। अच्छा चलिए, तो इस पैराग्राफ में हमारे 3 बिजनेस रिस्क हमें नजर आए। एक एक्सचेंज रेट की एडवर्स फ्लक्चुएशन हो सकती है, दूसरा लो मार्जिन है, और तीसरा कंपेटिटर ने। अब आप ऑडिटर बन के सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो लो मार्जिन वाली बात है और इम्प्रूव्ड वर्जन, इन दोनों का इफेक्ट एक ही एरिया पे है। लेकिन एज बिजनेसमैन तो रिस्क लाता रहता है ना। ठीक है, वो बेचारे पहले ही प्रोडक्ट मरी हुई थी हमारी, उसके ऊपर फिर उसने अल्टरनेटिव इम्प्रूव्ड वर्जन भी लॉन्च कर दिया, वो तो बिल्कुल ही बैठ गई। कंसीडरिंग द टफ कंपटीशन भी, कंपटीशन का ज्यादा होना बिजनेस के लिए रिस्क नहीं है। किसी जगह पे हमारी सिर्फ मोनोपोली हो हम खुश हो जाएंगे, किसी जगह पे सिर्फ हमारी मोनोपोली हो। लेकिन अगर किसी जगह पे बहुत से और दुकानदार भी बैठे बिजनेस कर रहे हैं, टेंशन में आ जाएंगे कि नहीं? तो टफ कंपटीशन भी बिजनेस रिस्क है। हमारे ग्राहकों की तादाद कम हो रही है, हमारा मार्केट शेयर रिड्यूस हो रहा है। फिर कह रहे हैं ऑल द कंपनीज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग डीपीएल हैव टू कंटिन्यूसली कैरी आउट रिसर्च एक्टिविटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग्स। कि सारी कंपनीज रिसर्च एक्टिविटीज कर रहे हैं। अच्छा अब देखिएगा, ये भाईजान कह रहे रिस्क है, बताइए। और अगर रिस्क बता, इनको भी 2 मुझे लगता लगेगा। अरे मेरा भाई रिस्क बताइए, इसमें क्या रिस्क है? हाँ रिसर्च एक्टिविटीज है, फेल हो सकती हैं, हैं? बिजनेस आउट हो सकते हैं। हाँ शाबाश, ये सही बताया, बिजनेसमैन बन के सोचा है, शाबाश। तो बिजनेस ये रिस्क क्या भाई? उन्होंने कैश लेके हैं, आज प्रैक्टिस क्लास में कैश चलता है। तो रिस्क रिसर्च एक्टिविटीज है। अगर आप ऑडिटर बन के सोचेंगे ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज से आपका रिस्क ये होगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट में मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है। लेकिन एज ए बिजनेसमैन बन के सोचेंगे तो आपको मिस क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस चीज से गर्ज है कि क्या रिसर्च एक्टिविटीज नाकाम तो नहीं हो रही, अनसक्सेसफुल तो नहीं हो रही। क्लियर हो गया? तो 5-6 बिजनेस रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिए। चलिए अब वापस दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्यों?
अब हमने ऑडिटर बन के सोचना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो जो इफेक्ट आ रहा है वो पता। बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है? बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हुए हमने बिजनेसमैन बन के सोचना है, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं ऑडिटर बन के सोचना है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन खुद ही आपको बताएगी कि मैं बिजनेस रिस्क हूं कि ऑडिट रिस्क। आगे चलते हैं। कह रहे यू आर द ऑडिट सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ ड्रैगन पाकिस्तान लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। डीपीएल ऑपरेट्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री which is highly regulated by the government and heavy fines are placed on any non-compliance of the regulations. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन सी लाइन आइटम इफेक्ट हो सकती है? प्रोविजन फॉर वारंटी नहीं, प्रोविजन फॉर फाइन्स, प्रोविजन फॉर फाइन। अच्छा, उसने सिर्फ हमें यह बताया है कि लाइन आइटम बताओ, डिस्कस करो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लाइन आइटम इफेक्ट हो सकती है, या के प्रोसीजर भी बताने हैं? प्रोसीजर पक्की बात है, दोबारा से जरा पढ़ के बताइए। 6 यानी नहीं, आप नंबरों से देख रहे हैं कि प्रोसीजर बताने हैं कि नहीं बताने, और रिक्वायरमेंट तो पहले देख ले। रिक्वायरमेंट में कहीं पे भी प्रोसीजर का जिक्र नहीं कर रहा, रिक्वायरमेंट में कहीं पे भी प्रोसीजर का जिक्र। आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, the main product of DPL is drug A. The raw material for the production of drug A is imported from Switzerland. Foreign currency rates कि foreign exchange gain या loss में भी incorrectly calculated and recorded। अच्छा बताइए, जो करेंसी चेंज होने से रेट का डिफरेंस होता है वो हमारा एसेट्स या लायबिलिटीज में जाता है कि इनकम या एक्सपेंस में? गेन या लॉस, एक्सपेंस के तौर पे, इनकम या एक्सपेंस के तौर पे। ठीक है। ड्रग ए हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर ए नंबर ऑफ इयर्स एंड इज करंटली सोल्ड एट लो मार्जिन। इम्पेयरमेंट बाय रिस्क है, शाबाश। हाँ, इम्पेयरमेंट। और फिर लास्ट ईयर कंपेटिटर इंट्रोड्यूस्ड ए मच इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ ड्रग ए। ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, अंडर परफॉर्मिंग और इंप्रूव्ड वर्जन बाय कंपेटिटर, ये दोनों इकट्ठे। इन दोनों का इफेक्ट किस पे आएगा? एंड क्या प्रोसीजर बताने हैं? ओके। कंसीडरिंग द टफ कंपटीशन, टफ कंपटीशन की वजह से कोई लाइन आइटम। टफ कंपटीशन हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो इसमें रिस्क है कि टफ कंपटीशन की वजह से हमारे जो बिजनेस है वो परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन टफ कंपटीशन अगर आपको हजम नहीं हो रहा, अभी आप उससे एग्री नहीं कर रहे, तो इसको छोड़ दें। हमारे पास इसके अलावा भी बहुत से रिस्क है। हाँ, टफ कंपटीशन की वजह से हमारी वैल्यूएशन इन्वेंटरी पे भी इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन हम बजाय ये कि इंडिविजुअल हमारी सेल्स भी कम होगी, फ्यूचर की सेल्स भी कम होगी, तो हम एक ही इफेक्ट बता देते हैं गोइंग कंसर्न का। लेकिन ये अभी अगर आप इससे एग्री नहीं कर रहे ना, टफ कंपटीशन, ये हम अपना एक चैप्टर 19 पढ़ेंगे इसके बाद, इसी के बाद कल से, उसमें ये यूज होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं इंडस्ट्री, all the companies in the pharmaceutical industry including DPL have to continuously carry out research activities for development of new products and improvement of, there may be misclassification between research and development का, या दूसरे हम ये कह सकते हैं development cost may not meet recognition criteria। प्रोसीजर लिखने की जरूरत तो नहीं है। चलिए, ये है हमारा बिजनेस रिस्क, और बिजनेस रिस्क को फिर हमने आगे ऑडिट रिस्क तक लेके गए। प्रोसीजर नहीं बताए क्योंकि पूछे नहीं थे, लेकिन पता चल गया बिजनेस रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, और उससे ऑडिट रिस्क। जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चूंकि हम सिर्फ रिसर्च एक्टिविटीज कर रहे हैं फॉर डेवलप, अभी तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मिस क्लासिफिकेशन रिस्क नहीं आना चाहिए। तो नहीं, देखिए सारी की सारी रिसर्च एक्टिविटीज है,
सारे का सारा एक्सपेंस आउट होना चाहिए, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि मैनेजमेंट इस रिसर्च एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दे? वो तो कर सकती है। तो हमने यही इंश्योर करना है कि कोई भी आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे रिकॉग्नाइज ना की गई। जी 6 क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो आज वाला क्वेश्चन आ गया। रिक्वायरमेंट में पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इनहेरेंट रिस्क इन द यूकारे चैरिटी। चैरिटी यूकारे पे फंसे हुए थे। चैरिटी एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज रिस्क ऑन ऑडिट अप्रोच। गोइंग कंसर्न, शाबाश, आ गया ना पहले, शाबाश, सुबह थे मौजूद। गोइंग कंसर्न एंड एक्सप्लेन। फिर बी में ये भी कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द कंट्रोल एनवायरनमेंट में बी वीक एट चैरिटी यूकारे। एक मिनट है, जिससे पूछूं वह बताएगा। ये भाईजान अब नीचे नहीं देखना आपने, ये आप बताएंगे अब कि हाँ, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है, ये वीक होगा। आप उनकी बात से सहमत हैं? रीजंस बताइए। रजाकार होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं जो कि क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस नहीं होते। सही कह रहे हैं? और भाई ठहर जाए, ऐसे ना करें, मुझे सुनने दें। CFO नहीं होता जो फाइनेंशियल्स को देखता है। खुदा को माफ कर। आप बता रहे हैं, आप बताइए। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और ऑथोराइजेशन, लैक ऑफ ऑथोराइजेशन। अच्छा, ये ऑथोराइजेशन क्यों नहीं होती भला? क्यों? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं होता क्योंकि लो स्टाफ है ना। नॉर्मली कंपनीज में जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इधर नहीं होता, और एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं होता। एक्सपीरियंस और शाबाश, एक्सपीरियंस और कंपिटेंट स्टाफ वहां पे मौजूद, इसीलिए नॉर्मली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक होता है। करेक्ट। अब जरा पढ़ते हैं इनहेरेंट रिस्क क्या है और इनका इफेक्ट क्या है। 12 नंबर है मेरा ख्याल 6 को रिस्क तो आइडेंटिफाई होने चाहिए कम से कम 6। वैसे 2.5 के हिसाब नहीं कि उसमें प्रोसीजर थे, तो 2 मेरा ख्याल 6 के करीब ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अब कह रहे हैं यूकारे चैरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। कोई रिस्क? The charity's aim is to provide support to children from disadvantaged backgrounds who wish to take part in sports such as tennis, badminton and football। कह रहा है जो बच्चे टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल खेलना चाहते हैं उनके लिए हम बने हैं। कोई रिस्क है? कोई रिस्क नहीं। देखिए ये पर्पस या स्कोप ऑफ एक्टिविटीज बता रहा है, तो क्या इसमें ये रिस्क नहीं है कि जो इसके एक्सपेंडिचर है वो अदर देन दी स्पेसिफाइड पर्पस इनकर हो सकते हैं? नहीं है रिस्क है कि नहीं? उसने अपना पर्पस बताया, चैरिटी का पर्पस क्या है, और लोगों से डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं यही कह के कि हम बैडमिंटन खिलाएंगे, और हो सकता है वो क्रिकेट खिला दें। बैडमिंटन नहीं तो ठीक है कि नहीं? वही देखिए स्कोप में अगर जो नहीं लिखा ना काम, वो चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं होगा। तो ये कि क्या रिस्क है, आप क्या अप्रोच अडॉप्ट करेंगे एज ऑडिटर? एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करके देखेंगे एक्सपेंसेस उन्हीं पर्पस के लिए इनकर हुए हों जो स्पेसिफाइड है। ये जो पर्पस है ये किस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड होता है भला? टाइटल डीड नहीं, ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट है। चलो सोच के फिर फैसला बता देना।
UCARE has a detailed constitution which explains how the charity's income can be spent. अच्छा चलो हाँ ठीक है, अब वहां पे नहीं बल्कि यहाँ पे रिस्क बता, यहाँ पे ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एक रिस्क हो गया भाईजान, गिनते जाना। The Constitution also notes that administration expenditure cannot exceed 10% of income in any year. एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, वो जो कॉर्नर में, हाँ जी बिल्कुल बताइए इसका, और कोई नहीं बोलेगा कि मैं किस रिस्क की बात कर रहा था, इसकी वजह से क्या रिस्क राइज होगा मुझे नहीं पता, जो अभी बोला मैंने। एक मिनट नहीं, एक मिनट क्लास तो कर लूं थोड़ी। जिस वजह से डोनेशन ले रहे हैं उसके अलावा किसी और रहे हैं, इस पे 5 मिनट पहले हम डिस्कशन क्लोज कर चुके हैं। कहाँ बटर कहाँ पहुंचे थे ये भाई, जो चुप करके खामोश। रिस्क, अच्छा रिस्क इन्होंने ये बताया कि एडमिन एक्सपेंसेस 10% से इंक्रीज कर जाएंगे। रिस्क ये अच्छा रिस्क ये नहीं है कि 10% से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएंगे। रिस्क ये है कि क्लाइंट उस एक्सेस एक्सपेंडिचर को छुपाने के लिए किसी दूसरे अकाउंट में मिसक्लासीफाई कर देगा। आपके अप्रोच क्या होगी? भाई उनको सुनने देना। क्या है ये चीज? एडमिन एक्सपेंसेस में तो पहले ही वो है जो ऑलरेडी आगे है। हमारा रिस्क एडमिन एक्सपेंसेस में थोड़ा ही है, हमारा रिस्क है कि किसी दूसरे एक्सपेंस के एरियाज में जो मिस क्लासिफाइड एक्सपेंडिचर होंगे क्या वो एडमिन एक्सपेंस में से मिलेंगे? वो कह रहे हैं कि ना हम एडमिन एक्सपेंस नहीं देखेंगे, वो कह रहे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो इसमें हम दूसरे एरियाज के एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करके देखेंगे कि कहीं एडमिन एक्सपेंसेस उसमें मिसक्लासिफाइड नहीं हो। 2 हो गए। नेक्स्ट, चैरिटीज इनकम इज डिराइव्ड होली फ्रॉम वॉलंटरी डोनेशन। अभी डब्बे की बात तो उसने की नहीं मेरे भाई, डब्बे की बात तो आ गया है। अभी कह रहे वॉलंटरी डोनेशन, कंप्लीटनेस की भी बात वॉलंटरी डोनेशन वो बॉक्सेस कलेक्शन के साथ है। यहाँ पे रिस्क है अनप्रेडिक्टेबल इनकम, अनसर्टेन इनकम है। रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न का आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किस इंफॉर्मेशन से कौन सा रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है, मिक्स ना करते जाएं। वॉलंटरी डोनेशन है तो कंफर्म नहीं है कि हर साल इतनी डोनेशन मिलेगी, इसीलिए इसमें गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का रिस्क है। सोर्सेज ऑफ डोनेशन इंक्लूड, अब 3 रिस्क हो गए भाई यार। कैश कलेक्टेड बाय वॉलंटियर्स, अब ये वॉलंटियर्स का लफ्ज आ गया ना। आस्किंग द पब्लिक फॉर डोनेशन इन शॉपिंग एरिया, शॉपिंग एरिया में वॉलंटियर्स आ रहे हैं, सर डोनेशन डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीटनेस ऑफ इनकम इंश्योर करना मुश्किल होगा, एक तो क्योंकि नॉर्मली इस डोनेशन के इनवाइसेस नहीं बनती, स्टोलन बाय वॉलंटियर्स, और दूसरा ये वॉलंटियर्स इसको चोरी भी कर सकते हैं, वॉलंटियर्स इसको चोरी भी कर सकते हैं और इनवाइस, तो दोनों को सामने रखते हुए हमारा रिस्क क्या होगा? कंप्लीटनेस ऑफ इनकम को इंश्योर नहीं किया, यानी हम कंफर्म हो के ये बात नहीं कह सकते कि वॉलंटियर्स ने जितनी भी डोनेशन कलेक्ट किया सारी की सारी ऑफिस में जमा करवा दिया। रिस्क क्या क्या हो सकता है कि कोई डोनेशन इन्होंने ऑफिस में जमा ना करवाई हो, तो उसमें कंप्लीटनेस ऑफ इनकम का रिस्क है कि इनकम की कंप्लीटनेस को हम इंश्योर नहीं कर सकते, और जब हम किसी चीज पे एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते तो क्या होता है? स्कोप लिमिटेशन। क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चेक सेंड टू चैरिटीज हेड ऑफिस, इसमें रिस्क नहीं, क्योंकि बैंकिंग चैनल के जरिए से जो डोनेशन आ जाए
उसमें प्रॉब्लम है। 4 रिस्क में donations from generous individuals. Some of these donations have specific clauses attached to them indicating that initial amount donated capital cannot be spent and that the income yani interest from the donation must be spent on specific activities. For example, provision of sports equipment. इसमें जो अच्छा इसमें देखिए डोनेशन देने वाला कह रहा है कि भाई मेरे पैसे अपने पास रख लो, ओरिजिनल को खर्च ना करना, इसमें जो इंटरेस्ट मिले उसको खर्च करते रहे, लेकिन उसको भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो रिकॉर्डिंग में एरर हो सकता है कि सारी अमाउंट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हो सकती है, हालांकि इसमें जो ओरिजिनल अमाउंट को लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है वो भी इंटरेस्ट ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ही लेगी, इंटरेस्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ही लेगी, और इंटरेस्ट को हमने उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है जिसके लिए जो डोनर ने स्पेसिफाई किया है। नेक्स्ट, द रूल्स रिगार्डिंग द टैक्सेशन ऑफ चैरिटी इन द कंट्री यू कैरेज आर based are complicated, with only certain expenditure being allowable for taxation purposes and donation of capital being treated as income in some situation. अब जो टैक्स रूल्स हैं ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो रिस्क है, ये हमारे लिए नई चीज आ गई है, या बिल्कुल रिस्क है। क्यों? क्योंकि इन कम्प्लेक्स इश्यूज को डील करने के लिए चैरिटी के पास कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं है, कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं। तो फिर एज ऑडिटर हमने हमारी ऑडिट अप्रोच क्या होगी, हमने टैक्स कैलकुलेशंस को रीचेक करना, रिकैलकुलेट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि टैक्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रही हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चले, इस एक क्वेश्चन को डिस्कस करने से आपको पता चल गया कि चैरिटी या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आपने कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन भी है, लेकिन वो फिर घर जाके कीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा मुझे बताइए, आई कैप की क्वेश्चन महंगा भी क्वेश्चन है, इसमें खास बात क्या है? उन्होंने बता दिया, हाँ उन्होंने बता दिया है, अगर आप जस्टिफाई करवा देंगे ना 2 रिस्क तो प्राइस मैं बढ़ता हूँ, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि उसने कहा क्या है, रिक्वायरमेंट को पहले समझ लें। कह रहा है असेस द इनहेरेंट रिस्क हाई, लो और मॉडरेट। बताइए कि इसमें रिस्क हाई है मॉडरेट, और जहन में रखिएगा आपके डिसीजन से कभी नहीं आपको मार्क मिलते हैं। असल में उसने पूछ तो रहा है आपसे कि बताओ रिस्क हाई है, लो है कि मॉडरेट, लेकिन मार्क्स आपको ये लिखने के नहीं देगा हाई रिस्क या मॉडरेट, मार्क्स किस चीज के देगा? जस्टिफिकेशन के। तो इसमें अगर आपके ये रीजन गलत भी हो जाते हैं ना, हाई की बजाय आप मॉडरेट लिख देते हैं, मॉडरेट की बजाय लो लिख देते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आर्गुमेंट से पड़ेगा। विद एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन के साथ मार्क्स होंगे रिलेटेड टू फॉलोइंग असर्शन। अब इसका इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था जब इस तरह की हमें वो हेडिंग्स दे दें, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि जो एरियाज हैं सिर्फ उनसे रिलेटेड हमने रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, बाकी से रिलेटेड इग्नोर कर दें। तो एक दफा पढ़ लेते हैं हम, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एरिया हम स्किप कर दें। वैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट, वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ओनरशिप राइट्स ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, एक्यूरेसी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, वैल्यूएशन ऑफ पेंशन फॉर ग्रेजुएट, प्रोविजन फॉर। स्टार्ट करें जी। कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ ड्यूरेबल सीमेंट्स लिमिटेड DCL। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन प्लानिंग डॉक्यूमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। DCL is presently operating in poor general economic conditions.
पुअर जनरल इकोनॉमिक कंडीशन से मुराद कोरोना वाली सर्कमस्टेंसेस हैं। श्रीलंका मतलब है बहुत, आपको पता है कोरोना के दिनों में बहुत से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जिनकी बंद दुकानों में इन्वेंट्री जाया हो गई। तो जब कभी पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, इसका मतलब यह है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही, लोगों की इन्वेंट्री उसी तरीके से ऑब्सोलीट हो रही होगी। बताइए। अच्छा, और फिर इसके बाद एंड इज आल्सो फेस्ड विद टफ कंपटीशन, और अभी टफ कंपटीशन की भी बात हुई है। टफ कंपटीशन में भी हमारी सेल ज्यादा होती है कि कम होती है? कम होती है। और हमारी फैक्ट्री ज्यादा चल रही होगी कि कम चल रही होगी? इसका मतलब हमारे फिक्स एसेट फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करें, अंडर परफॉर्मिंग होंगे। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन से भी और टफ कंपटीशन से भी हमें पता चल गया हमारा माल बिक नहीं रहा, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लो प्राइस इंपोर्टेड सीमेंट, क्योंकि इंपोर्टेड सीमेंट कम प्राइस में अवेलेबल है। जी मेरे भाई, पहला बता दीजिए। वैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्री में है, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्री, वैल्यूएशन फैक्ट्री का रिस्क है, फैक्ट्री प्लांट का, क्योंकि पुअर इकोनॉमिक कंडीशन और टफ कंपटीशन की वजह से प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा, उसकी वैल्यू इन यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। एग्रीड। और क्या रिस्क है? सर इंपेयरमेंट हो जाएगा, वो रुक जाए, बाकी वैसे कौन को नजर ही नहीं आता यार, रिजवान नीचे उधर अब वैल्यूएशन ट्रेड रिसीवेबल में कुछ नहीं होगा, ओनरशिप राइट ऑफ फिनिश ओनरशिप तो हमारे पास है, उसकी वैल्यूएशन होगी। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री नहीं आना। सर हमें तो दिया नहीं हुआ। हाँ वो दिया ही नहीं हुआ, शाबाश, यही पूछना था। एक रिस्क हो गया, आगे चलते हैं। अभी दो का कहा था मैंने। इन एडिशन टू होलसेलर्स, डीसीएल सप्लाई सीमेंट डायरेक्टली टू वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रियल एस्टेट डेवलपर्स। द सेल इज ऑथोराइज्ड बाय द क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट। पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर ऑफन डिलेड। वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल में रिस्क हाई है? नहीं क्योंकि डिलेड है, इनका बैड डेट हो रही है। हाँ डिलेड है, ये नहीं कहा। और ये याद रखिए, गवर्नमेंट से जितने भी पैसे होते हैं वो नॉर्मली हमेशा डिलेड ही होते हैं, लेकिन कभी भी बैड डेट नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट्स कभी भी बैंक करप्ट नहीं, डिफॉल्ट नहीं होते। पाकिस्तान नहीं होता इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तीसरा भी बता दे मेरे भाई, इन्हीं पैसों में तीसरा भी बता दे। जी हाँ, रियल स्टेट डेवलपर, उन्होंने कहा रियल स्टेट डेवलपर जो हैं क्या ये बैडर, लेकिन उसने देखे आपको पेमेंट डिले सिर्फ गवर्नमेंट का कहा है। इसका मतलब क्या हुआ? रियल स्टेट डेवलपर से पेमेंट मिल रही है। ड्यूरिंग द ईयर डीसीएल हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। वैल्यूएशन ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटी, रिस्क हाई लो मॉडरेट? कैसे रिस्क है? हमारे जो चल रहे हैं उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वैल्यू नहीं, क्या इसकी वैल्यूएशन आसानी से कर सकते हैं हम? नहीं पता चलता, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू आसानी से पता नहीं चल सकती, इसीलिए अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन में रिस्क लो हाई है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन में रिस्क लो होता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज से। शाबाश, स्टॉक एक्सचेंज में जाएं डेली बेस के ऊपर, वहां पे आपको हर सिक्योरिटीज की प्राइसेस मिल जाएंगी। और आजकल बेहतरीन वक्त है शेयर्स उठाने का, क्योंकि हाँ 5 इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से शेयर्स की वैल्यू डाउन है। आगे चल भाई बोल ले रहे, ये नहीं चुप करेगा। और ये बोगी मारी थी इसने, मैंने इसलिए इसको इग्नोर कर दिया।
अनलिस्टेड में रिस्क का ताल्लुक इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं है, वैल्यूएशन में रिस्क। तो हम ये कहेंगे हम इसकी वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे। अगर ये लिस्टेड सिक्योरिटी होती ना, हालांकि फिर भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता, और इकोनॉमिक क्राइसिस में वैल्यू कम होती है। लेकिन याद रखिए, अब गौर से सुनिएगा, इसको मैं बिजनेस से इसको ऑडिट रिस्क के साथ लिंक कर रहा हूं। आपके क्लाइंट ने लिस्टेड शेयर्स में, लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है हैवी, सिग्निफिकेंट अमाउंट, और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से शेयर्स की प्राइसेस हाफ से ज्यादा डाउन चली गई है, लिस्टेड शेयर्स हैं। बताइए वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में रिस्क हाई है कि लो है? ऑडिट रिस्क लो है। ऑडिट रिस्क लो क्यों है? आपको तो इस चीज से गर्ज है कि सही वैल्यू पे आ रहे हो शेयर, तो इसमें ऑडिट रिस्क। लेकिन बिजनेस रिस्क बेतहाशा है, क्योंकि आपको हर गुजरते दिन के साथ नुकसान हो रहा होगा। क्लियर हुई बात में? तो वो बिजनेस रिस्क है, इकोनॉमिक कंडीशन, उसका अगर इफेक्ट हम अनलिस्टेड सिक्योरिटीज पे देखें। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन वाज ऑब्टेन्ड इन 2007 टू फाइनेंस द एग्जिस्टिंग प्लांट, द अमाउंट इज रीपेबल इन 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। एक्यूरेसी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिस्क है। क्यों रिस्क? मिसक्लासिफिकेशन का और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। फिफ्थ, DCL ऑपरेट्स ए नॉन फंडेड ग्रेचुटी स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉय। ग्रेचुटी स्कीम का मतलब है क्योंकि ये 20-25 साल बाद एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तब उसको पे किए जाएंगे, तो इसमें रिस्क होता है। इसमें बहुत सी अजम्पशंस, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपको पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ती है उसकी, जिसमें डिस्काउंट रेट की अजम्पशंस लेना पड़ते हैं। क्वेश्चन 8 क्लियर? मेन कंसेप्ट इसमें क्या था कि आपने जो सारी रिस्क असेसमेंट करनी है, वो जो उसने गिवन असर्शंस दी हैं, गिवन एरियाज दिए हैं, उसी में रिस्क असेसमेंट करनी है। ओनरशिप राइट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री नहीं है, तो इसको जनरल कमेंट करते हैं कि नॉर्मली फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की ओनरशिप में रिस्क लो। क्यों लो होगा? क्योंकि इसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसकी पोजेशन में है उसी की ओनरशिप है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट 14, इसकी अब 4 है 14 है, ये 4 है, वो गलती से 14 लिखा गया होगा ना, वो 4 है ये रिक्वायरमेंट। चले ये अच्छा हो गया, ये आज का पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्लास का पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रोसीजर है। शाबाश। कह रहा है यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर आइडेंटिफाई एनी 4 अनएक्सप्लेन्ड फ्लक्चुएशन एंड इनकंसिस्टेंसीज इन द अबव सिचुएशन, स्टेट द की ऑडिट प्रोसीजर व्हिच यू वुड परफॉर्म टू एड्रेस द इश्यूज आइडेंटिफाइड बाय यू। 4 एरियाज बताने हैं, सिर्फ 4। पहला, यू आर द ऑडिट मैनेजर in a firm of chartered accountant. Your audit client Dairy Private Limited has emailed you its draft financial statement for the year ended 30th June 2021 along with related notes. The information provided by DPL is summarized below. यहाँ तक कोई रिस्क बाकी बात। इक्विटी एंड रिजर्व, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, क्यों? इसमें सिर्फ उस वक्त रिस्क होगा अगर वो शेयर कैपिटल दिए होंगे और ड्यूरिंग द ईयर शेयर कैपिटल बढ़ रहे होंगे। शेयर इशूड, याद है उसके प्रोसीजर पढ़े थे, सिर्फ उस वक्त रिस्क होता है। एक क्वेश्चन में उसने लिखा था, अगर आपने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किया हो, कि ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया, तो उसमें रिस्क था कि प्रीमियम की कैलकुलेशन या काउंटिंग सही नहीं की गई होगी। वरना नॉर्मली अगर शेयर्स कैपिटल सेम है, शेयर इशू नहीं किए गए, तो इनमें रिस्क नहीं होता, क्योंकि इसमें जो भी चेंज आ रहा है ना इक्विटी एंड रिजर्व में, वो नेट प्रॉफिट की वजह से आ रहा है। और नेट प्रॉफिट जिन एरियाज की से मिलके बन रहा है, हम उनको लहदा रिस्क असेस कर रहे हैं। अगर सेल्स को लहदा कॉस्ट ऑफ सेल्स की रिस्क असेसमेंट लहदा कर दें, क्या ग्रॉस प्रॉफिट में रिस्क असेसमेंट करने की जरूरत होती है? नहीं होती।
हाँ, अगर सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा ना हो फिर तो मुझे बताइए इक्विटी एंड रिजर्व में डिफरेंस आ रहा है नेट प्रॉफिट की वजह से। तो ये अगर हम अलग-अलग हर इनकम एक्सपेंस के रिस्क असेसमेंट कर दें, नेट प्रॉफिट के रिस्क असेसमेंट की जरूरत है? नो सर, नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन कम हो गया है, कंप्लीटनेस। लेकिन अभी आपको पता है नीचे इंफॉर्मेशन दी है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स बढ़ रहे हैं। ये हाँ, ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ लिंक किए बगैर, अदर इंफॉर्मेशन पढ़े बगैर रिस्क असेसमेंट नहीं करने। अभी सिर्फ टिक लगा ले कि हाँ इसमें रिस्क नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, डिस्पोजल का रिस्क है। प्री पेमेंट्स, एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन या एडजस्टमेंट का रिस्क है कि सही हो सकता है प्री पेमेंट की एंड पे एडजस्टिंग एंट्री पास ना की गई हो, शुरू में प्री पे कर दिया हो, 3-4 महीने साल गुजरने के बाद। ट्रेड डेटर्स, वैल्यूएशन ऑफ डेटर का रिस्क। इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ डेटर का रिस्क है। कैश एंड बैंक बैलेंस पुअर लिक्विडिटी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर। तो अभी तक हमने अपने जनरल रिस्क असेसमेंट कर ली। जनरल से मुराद मेरी के नीचे इंफॉर्मेशन को लिंक किए बगैर। अब जरा इंफॉर्मेशन के साथ लिंकिंग करके देखें। ओ सॉरी, इनकम स्टेटमेंट भी है। सेल्स इंक्रीज, कौन सा रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट नहीं, अकरेंस ऑफ सेल्स का, कि किसी टारगेट को अचीव करने के लिए फेक सेल रिकॉर्ड करें। शाबाश। कॉस्ट ऑफ सेल्स, रेशो देखें तकरीबन उतनी ही है कि नहीं? थोड़ा बहुत फर्क इमटेरियल होता है, 2-3% का फर्क। पिछले साल 75% थी, इस साल भी तकरीबन फैक्ट्स में लिखा हुआ है। चलिए अभी इनिशियल तो करते जाए ना, तकरीबन उतनी ही है। चलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई इशू नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन में, एडमिन, अच्छा एडमिन एंड मार्केटिंग ये दोनों सुन लीजिए। पहले मैम बोलिए। एडमिन एक्सपेंसेस ओवर द ईयर फिक्स रहते हैं, इनकी नेचर होती है फिक्स नेचर, लेकिन मार्केटिंग सेल्स के साथ चेंज है। अब चूंकि इकट्ठे कर दे, अगर अलग-अलग करता ना और एडमिन एक्सपेंसेस चेंज हो रहे होते तो हम कहते ये गलत है। लेकिन अब उसने इकट्ठा कर दिया तो हम इसको वेरिएबल ही समझेंगे, हम इसको वेरिएबल ही समझेंगे। उस लिहाज से एडमिन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस को सेल्स के लिहाज से बढ़ना चाहिए। भाई ठीक है कि नहीं? सेल्स के लिहाज से बढ़ रहे हैं, कम परसेंटेज से बढ़ रहा है, तो इसमें भी रिस्क है कि सेल्स ज्यादा बढ़ रही है और मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम बढ़ रहे हैं। एग्री करते हैं कि नहीं करते? फाइनेंस कॉस्ट, तो लोन दिया था उसने ऊपर। अच्छा लोन कम हो रहा है तो फाइनेंस परसेंटेज कैलकुलेट करके देख लेना। 12.75 और 11. तो इसका मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक। लेकिन अब अदर इंफॉर्मेशन की तरफ आ जाए। During the year, sale price of DPL products were increased by 20% to offset corresponding increase in the cost of production. Sale price 20% से बढ़ गए। सेल प्राइस बढ़ी कितने से? आपने कॉस्ट काउंटिंग बढ़ी हुई है, MFA बढ़ी हुई है, QM पड़ी हुई है। आपको किसने इधर बिठाया? फिर कौन बिठा गया आपको इधर? कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ आपने। तो आपने वालदा नहीं छोड़ा।
आपने पढ़ा होगा कि अगर जो किसी भी जो सेल्स होते हैं किसी भी कंपनी वो होती है नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। अगर सेल प्राइस 10% से बढ़े और क्वांटिटी 20% से बढ़े तो टोटल सेल्स में कितने परसेंट से बढ़ता है? 30% से 30% से 10% मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है। अच्छा, अगर उसने यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में नहीं बताया, सेल प्राइस के बारे में बताया, सेल प्राइस 20% बढ़ी और टोटल रेवेन्यू कितने परसेंट बढ़ना चाहिए? 20% से बढ़ना चाहिए। तो कितने से बढ़ा है? क्या? तो ये अजीब बात नहीं है? सर बहुत अजीब बात है। सेल प्राइस बढ़ाई 20% से और टोटल रेवेन्यू 50% से बढ़ गया। अनयूजुअल नहीं है क्या? तो इसका मतलब अब हमारा रिस्क पक्का हो गया। जो पहले कच्चा पक्का था, क्या कैसे? अकरेंस ऑफ सेल्स, शाबाश, अकरेंस ऑफ सेल्स, 50 रुपए का इनाम। अकरेंस ऑफ सेल्स के प्रोसीजर बता दें। ये हाल है आपका, ये मेरा भाई बताएगा, मेरा नाम रोशन करेगा। शाबाश शाबाश। अकरेंस ऑफ सेल्स के प्रोसीजर बता दें जल्दी से, टाइम कम है। ब्लैक लाइट से रोशन करेगा आपका। ये भाई मेरा ख्याल है कि 4-5 दफा क्लास में डिस्कस हो चुके हैं। घर जाके तो आपने जो पढ़ना है तो मुझे पता ही है, जो पढ़ते होंगे क्लास में अकरेंस ऑफ सेल्स कई दफा डिस्कस हो चुका है। सेल्स अकाउंट से, सेल लेजर से सैंपल ऑफ सेल सेलेक्ट करेंगे और स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट जीडीएल से चेक। एक मिनट ठहरिएगा, एक और बस हो गया, ऑडिट खत्म। चलो मान लेते हैं ऐसे। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे कि किस वजह से अनयूजुअल। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे किस वजह से अनयूजुअल। अच्छा, कट ऑफ परफॉर्म करेंगे परचेज के ऊपर। बताओ फिर किसके, तो बताना था ना, कट ऑफ ऑन सेल्स। फिर से डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे। क्यों? बैलेंस कंफर्म करने के लिए, सेल्स का, क्योंकि अगर फेक सेल रिकॉर्ड हुई है तो इसका मतलब है दूसरा फेक डेटर्स भी होंगे। कंफर्मेशन लेटर से फेक डेटर्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। 3 हो गए, एक और बता दो बस। सैंपल सेलेक्ट करेंगे, मेजर सेल्स जो हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर और सिग्निफिकेंट सेल्स और जीडीएन उसमें। जी, ये तो पहला प्रोसीजर यही था इसका। सिग्निफिकेंट सेल्स आइटम को सेलेक्ट करके जीडीएन का पहला प्रोसीजर स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था। मैंने नहीं बताया सर, मैंने वो अच्छा, मैं 4 हो गया इसके। ये शरीफ आदमी है। चलिए, एक रिस्क हो भाई। 3 अभी पढ़े हैं, 3 अभी टेबल पे 3 नोट और हैं। 29 जून 2019 डीपीएल हैड ऑब्टेन ए लोन ऑफ ₹20 million विच इज पेएबल इन 10 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? साल में 4 इंस्टॉलमेंट होगी, 3 महीने वाली, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर लोन कैरीज फिक्स्ड मार्कअप रेट ऑफ 9%। कोई रिस्क है? ये उसने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें किस लिए बताई? मैं तो ये सोच रहा हूं ताकि हम इंटरेस्ट को रिकैलकुलेट कर लें और लोन को भी रिकैलकुलेट कर लें। देखने को मिस क्लासिफिकेशन तो नहीं। अब ये देखें, एक मिनट है, उसने ऊपर ये बता दिया है अभी इससे भी ऊपर उसने लोन बता दिया। इसको थोड़ा मजीद छोड़ा कर लें। ये देखिए, इसने यहां पे लोन बता दिया है 12 मिलियन था और ये 6 मिलियन। अब हमने उसमें नीचे जो जितनी इंफॉर्मेशन दी है ना सेकंड पार्ट में, इसका मकसद ये है हम रिकैलकुलेट करके देखें लोन को भी
इंटरेस्ट को भी कि क्या ये जो रीपेमेंट शेड्यूल, ये जो बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट था उसकी पाबंदी हो रही है कि नहीं। अब आपने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके बताना है। आप सब ने सब करें ये काम। आप मुझे एज ऑन 30 जून 2021 बताइए कि अगर एग्रीमेंट के लिहाज से रीपेमेंट होती रहे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आता है, लोन का क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है 4 मिलियन। अच्छा ये नीचे नोट कर लिया तो इसका जूम कर दूं मैं। 20 मिलियन का 30 जून 2019 को 20 मिलियन का लोन लिया है। एक मिनट ठहर जाओ, इसको 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में होना ना, यानी 2-2 मिलियन की। पहली किस्त पे हुई होगी 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर 2020, फिर 31 मार्च 2020, 20 सही जा रहा हूं मैं, 30 जून 2020, 30 सितंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 मार्च 2021, 30 जून 2021, 5 और 3 8 किस्तें पे हो जानी चाहिए 30 जून 2021 पे। 8 दूनी 16, तो इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 20 माइनस 8 इंटू 2 16, यानी 4 मिलियन। तो कितना है, इसका मतलब है एक इसमें गलती है, रीपेमेंट रिकॉर्ड नहीं की उसने। अब पता चला उसने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें किस वजह से दी है, किस वजह से दी है, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर सके लोन का, जो कि गलत आ रहा है। अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा इतनी कैलकुलेशन करनी है, डेटा देख के, डेटा देख के, डेटा, शाबाश शाबाश, ये ले ये ले ये ले ये ले, डेटा देख के, शाबाश शाबाश, डेटा देख के पता। उसने डिटेल, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बताया है, उसने रीपेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन इसलिए बताई है क्या, और आपने क्या जनरली ऊपर ऊपर से रिस्क असेसमेंट कर देनी है। इतनी तफसील से वो बता रहा है, किस लिए बता रहा है कि एक किस्त मेरी इतने 10 किस्तें हैं, एक किस्त की ताकि आप कैलकुलेट कर लें। शाबाश। वैसे ये मुझे ना, जब मैंने पहली दफा क्वेश्चन देखा था, मुझे ऑडिट से ज्यादा काउंटिंग का क्वेश्चन लगा। मैंने कहा इसमें तो काउंटिंग की एडजस्टमेंट ऐसे ही कैलकुलेट, याद आ गया जब स्टूडेंट थे तो काउंटिंग की एडजस्टमेंट ऐसे ही कैलकुलेट करते होते थे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, प्रोसीजर क्या होंगे लोन के, लोन एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट किया जाएगा। अच्छा ये मेरा ख्याल है लोन का और इंटरेस्ट का इकट्ठे ही ना कर दें हम, दोनों का लोन एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करेंगे, करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकैलकुलेट करेंगे, बैलेंस कंफर्म करेंगे, बैलेंस बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड। अगर कोई डेट कॉवेनेंट रिक्वायरमेंट की नॉन कॉम्प्लायंस है उसकी पेनल्टी चेक कर लेंगे। शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। बस इंटरेस्ट की अमाउंट मुझे कैलकुलेट कर दे, मुझे तसल्ली हो जाए। इंटरेस्ट था 9% के लिहाज से, तो इसमें साल के शुरू में कितना बैलेंस आया था, इसका मतलब है ये 4 दफा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4 क्वार्टर, यानी 2 दूनी 4, 16। पहले क्वार्टर का आएगा 16 के लिहाज से 3 महीने, 8,10,000, दूसरे का आएगा 14 के लिहाज से 3 महीने, फिर 12 के लिहाज से 3 महीने, फिर 10 के लिहाज से 3 महीने। ऐसे ही होगा, नहीं ऐसे ही होगा। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। जो लोन 30 उनको लिया है ना, हाँ बिल्कुल, तो 2 चौके 8 मिलियन तो 30 जून 2020 तक पे हो गया होगा, तो हमारे साल में 12 मिलियन से शुरू होगा। 12 मिलियन पे 3 महीने का, 10 पे 3 महीने का, 8 पे 3 महीने का, 6 पे 8,10,000 आ रहा है। उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया है, 6,75,000। 6 लाख। इसका मतलब क्या है,
फाइनेंस कॉस्ट गलत है। कैसे पता चला फाइनेंस कॉस्ट गलत है? करके क्या एग्जाम में कैसे पता चलेगा इतनी कैलकुलेशन करनी है? डेटा देख के डाटा देख के। भाई क्लियर हुआ ये? इसमें सबसे अहम चीज ये थी कि आपने क्लोजिंग बैलेंस उसकी गिवन इंफॉर्मेशन से क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करके देखना था उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि उतना नहीं आ रहा, मिस क्लासिफिकेशन। प्रीपेमेंट्स सॉरी डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिस्पोजल मेड ड्यूरिंग द ईयर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्यों कोई इशू नहीं है? डिस्पोजल सिग्निफिकेंट डिस्पोजल है, क्लाइंट से रीजन इंक्वायर नहीं करेंगे कि सिग्निफिकेंट डिस्पोजल क्यों की है, और डिस्पोजल को चेक भी करना चाहिए। सोल्यूशन में उसने डिस्पोजल का रिस्क आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि बड़े बड़े रिस्क पहले आगे होंगे ना। बड़े बड़े रिस्क हमारे कौन से आगे? एक सेल्स का आ गया, अच्छा लोन और इंटरेस्ट का मैं एक ही कंसीडर करूंगा, दो आगे, और दो ऊपर वो भी तो हैं इन्वेंट्री और डेटर वाले। इन्वेंट्री और डेटर के भी तो रिस्क हैं, उसके नीचे उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसका मतलब है वो हमारी इनिशियल रिस्क असेसमेंट ही फाइनल होगी। चूंकि इन्वेंट्री और डेटर्स की कोई नीचे इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारी इनिशियल रिस्क असेसमेंट ही फाइनल होगी। समझ रहे हैं बात? फॉर प्री पेमेंट रिप्रेजेंट्स एडवांस रेंटल पेमेंट ऑफ वेयरहाउस ऑब्टेन्ड फॉर 6 months ऑन 16 जून एट ए मंथली रेंट ऑफ 2.5 लाख। 16 जून 2021 को किया है, साल है 30, तो कैलकुलेट करें। 2.5 लाख महीने का है तो 15 दिन का कितना है? 2.5 डिवाइड बाई 2, 2.5 डिवाइड कितना एक्सपेंस आना चाहिए रेंट का? 1.55। 6 महीने का एडवांस रेंट है ना, तो 2.5 लाख पर मंथ है। टोटल कितने पैसे दिए एडवांस? 1 लाख। भाई जिस तरह मैं तरतीब से चलना अलग है, 6 महीने का एडवांस दिया है, 1 महीने का 2.5 लाख है, 6 महीने का 15 लाख, उसमें से आधा महीने का एक्सपेंस हो गया है जो कि है 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो 15 लाख में से 1/25, 13.75। इसका मतलब है प्रीपेड का बैलेंस होना चाहिए 13.75। तो कितना है पूरे का? इसका मतलब क्या है? उसने उसकी एडजस्टमेंट की ही नहीं। 12 का 15, पूरे का पूरा। हमें कैसे पता चला कि इतनी डिटेल कैलकुलेशन करनी है? डाटा से उसे इंफॉर्मेशन दी है। कुछ समझ आई? इन्वेंट्री के प्रोसीजर भी क्लियर हो गए, डेट्स के भी क्लियर हो गए। चलिए और कोई क्वेश्चन? चलिए बाकी की केस स्टडीज आपने करके आनी है, रिटन असाइनमेंट आपकी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।